हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक तो जो प्रीवियस होमवर्क जो हमने दिए थे उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम जो क्वेश्चन पेपर हुआ था तुम्हारा 10th क्लास का, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, तो उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो होमवर्क दिया था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आया, एक हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन था रजिस्टर्स का। उस क्वेश्चन में डाउट था तो उसका एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 6 ओम, यहाँ भी 6 ओम था, यहाँ भी 6 ओम था, यहाँ भी 6 ओम और यहाँ पर भी 6 ओम। फिर ऐसे ही हमने 12 ओम बनाया था, एक यहाँ पर भी 12 ओम बनाया था और एक यहाँ पर भी 12 ओम बनाया था और ये भी 12 ओम था। हमें ए यहाँ पर और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस पूरे सर्किट को अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो मुझे सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है बस। ये 6 ओम 6 ओम, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे जिनके बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं नॉर्मली, उनके बीच में बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगेगी तो जो करंट जाएगा वो इसमें और इसमें सेम करंट रहेगा। सेम करंट रहेगा मतलब ये दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में है। तो ये 6 और 6 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 12। तो 6 और 6 को चाहो तो तुम 12 से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6 और 6 सीरीज में 12 ओम बन जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और ये 12 ओम जो है ये इस वाले 12 ओम के साथ, ये जो 12 ओम बना नया, ये इस वाले 12 ओम के साथ ये आएगा किसमें? पैरेलल में आएगा। जैसे ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी, इसको 1 या कुछ भी मान लेते हैं। तो ये ए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये 1 वाला यहाँ पर है। तो देखो ध्यान से इस वाले पोर्शन को, ये इतने से पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये 6 और 6 था यहाँ पर, ये ऐसे, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये 12 ओम। तो 6 और 6 सीरीज में और उसके साथ 12 किसमें? पैरेलल में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने से पोर्शन को, ये जो हमने इतना सा पोर्शन लिया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कराएंगे अगर हम, देखो 6 और 6 12 और 12 पैरेलल में। तो 12 और 12 पैरेलल में सॉल्व करना आता है तुम्हें? 12 ओम और 12 ओम पैरेलल में कैसे करेंगे? सेम, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या करते हैं? किसी एक को रेजिस्टेंस को लेते हैं पैरेलल में और जितने रेजिस्टर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ। तो 2 है यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो 12 और 12 पैरेलल में तो क्या बन जाएगा? 6। मतलब ये पूरा जो है ये किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? 6 से। इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 6 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ इस इतने पोर्शन को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसी डायग्राम में ये इतने पोर्शन को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं? 6 ओम से। तो इतने पोर्शन को 6 ओम से रिप्लेस कर दूं तो इसकी जगह हम क्या करते हैं? 6 ओम बना देते हैं। तो ये बन गया 6 ओम, मतलब पूरा मिलकर 6 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो फिर जो करंट जाएगा ऐसे, तो इसमें और इसमें, इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। यहां से जो करंट जाएगा वो इसमें भी जाएगा, मतलब ये दोनों फिर किसमें आएंगे? सीरीज में। तो 6 और 6 फिर किसमें आ गए? सीरीज में। तो 6 और 6 मिलकर क्या बन जाएंगे? 12। और ये जो पूरा 12 है ये इस वाले 12 के साथ पैरेलल में आएगा। तो ये इतने पोर्शन को ध्यान दो, इस पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन वापस इसकी तरह दिख रहा है, 6 और 6 सीरीज में, फिर 12 उसके साथ पैरेलल में। तो ये पूरा पोर्शन वापस इसी की तरह दिख रहा है। तो मतलब इस पूरे पोर्शन को फिर मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? फिर इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस कर दूंगा मैं 6 से। तो इसकी जगह इसको फिर 6 से रिप्लेस कर दो। तो जो उतना पोर्शन था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? 6 ओम से, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट 6 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा। फिर वापस इसमें जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा। तो ये दोनों फिर किस में आ गए?
ये दोनों फिर सीरीज में आ गए। और फिर इस पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये इतने वाले को, इस वाले पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 और 6 सीरीज में और उसके साथ 12 ओम पैरेलल में। तो 12 और 12 तो मतलब ये वाला जो है ये फिर इसी की तरह दिखेगा। और फिर इस इतने पोर्शन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वापस 6 से। तो इतने पोर्शन को फिर 6 से रिप्लेस कर दो, इतना पोर्शन फिर 6 से रिप्लेस किया तो ये जो डिक्रीज होकर इतना आ गया बस। ठीक, अब वापस ध्यान से देखेंगे तो ये और ये वापस किसमें है, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा, इधर से जो आएगा इसमें भी वही रहेगा। तो ये दोनों सेम करंट फ्लो होगा, तो ये दोनों किसमें, सीरीज में। और ये सीरीज में 6 और 6 12 और फिर वापस इसी की तरह दिखेगा। तो इसका आंसर फाइनली फिर वापस क्या आ जाएगा, 6 ओम। तो वो जो इतना बड़ा सर्किट था उसका आंसर वापस 6 ही आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा पोर्शन समझना है। वो छोटा सा पोर्शन हमने समझ लिया, ठीक है। फिर वही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो उसी को हम 6 से रिप्लेस करते जा रहे हैं और फाइनली वापस लास्ट में वैसा ही दिखेगा जैसा स्टार्टिंग में दिख रहा था, इतना सा। तो फाइनल आंसर हमारा 6 ओम आ जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। डायग्राम देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर अगर हम एक बार उसको समझ लें तो फिर वो इजीली हो जाता है, जैसे ये हो गया इजीली। ठीक, एक क्वेश्चन था हमारा सर्कल टाइप का बन रहा था, उसमें कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे, एक यहाँ पर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक यहाँ पर पॉइंट ए था, यहाँ पर पॉइंट बी था। ये सब 3 ओम थे और इसका हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना था। तो जब भी हमें सीरीज या पैरेलल में समझ में नहीं आता, तो या तो हम स्टार्टिंग में देखते कोई ना कोई सीरीज या पैरेलल में दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा कोई, ना तो कोई सीरीज में ना ही कोई पैरेलल में। जब समझ में नहीं आता तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा वायर है जिसके बीच में कुछ कनेक्टेड है या नहीं है। तो हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक बी से लेके इस पॉइंट तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो जब ऐसा कोई भी कनेक्टेड नहीं होता तो उन पॉइंट्स, जॉइंट जहाँ पर है, उनको हम नंबर दे देते हैं कुछ भी। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। जितना पोटेंशियल बी पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 पर भी है, उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 पर भी है और उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 पर भी है। तो इन सब पॉइंट्स पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जब इन पॉइंट्स पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो इन सब पॉइंट्स को मैं ए की जगह पर लिख दूंगा, जैसे बी, और बी के साथ ही 1, 2 और 3 को लिख सकते हैं। तो 1 को भी यहीं लिख देंगे, 2 को भी यहीं लिख देंगे, 3 को भी यहीं लिख देंगे। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये अलग है क्योंकि 1 और 4 के बीच में कुछ कनेक्टेड है। तो इसको हम 1 के साथ नहीं लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, क्योंकि जब कुछ रजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उस पॉइंट को हम साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि उस पर सेम पोटेंशियल नहीं होगा। तो 4 को अलग लिखेंगे, तो 4 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और 4 और ए के बीच में भी कनेक्टेड है तो ए को अलग लिख लेते हैं, ए को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा जमा लेना है, जहां जहां पे कोई कनेक्टेड नहीं है उन पॉइंट्स को एक साथ लिख लेना है, और जहां पे कनेक्टेड है, ठीक है, उनको थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पे रख लेना है। तो ऐसा रख लिया। अब ध्यान से देखें तो ए और 4 के बीच में ये पॉइंट ए, ये पॉइंट 4, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 ओम कनेक्टेड है, तो 3 ओम को यहाँ पे लगा दो, ये 3 ओम यहाँ पर लगा दिया हमने। और देखिए ध्यान से, तो 1 और 4 के बीच में भी 3 ओम कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ पर है, ये वाला 1 वाला पॉइंट है, और 4 यहाँ पर, तो इनके बीच में भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं 3 ओम का। 2 और 4 के बीच में 3 ओम लगा हुआ है, तो 2 और 4 के बीच में भी 3 ओम बना दो, और 3 और 4 के बीच में 3 ओम है, तो 3 और 4 के बीच में भी एक बना दो। तो ध्यान से अगर देखोगे इनको, तो ध्यान से देखेंगे तो देखो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। ये तीनों किसमें, पैरेलल में। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, पैरेलल वालों को। 3 3 3 पैरेलल में इक्वल है, तो इक्वल है तो हम क्या करते हैं, किसी एक का रेजिस्टेंस लिखते हैं और जितने उनके नंबर्स है 1 2 3 उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 ओम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और तो इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो ये हो गया 3 ओम हमारा, और ये हो गया 1 ओम ए, और ये बी। तो 3 और 1 किसमें आ गया, सीरीज में आ गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 4 ओम। तो ये इसका आंसर 4 ओम
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर वीडियो के लास्ट में हमने कुछ होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उस होमवर्क को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को। ठीक है, वो एनसीईआरटी की जो तुम्हारी बुक है उसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एकदम लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वही है वो। इधर को देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसपे सर्कल हो रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के हमने फॉर्मूला क्या क्या लिखे थे, एक तो P इक्वल्स टू V इंटू आई लिखा था, एक P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R लिखा था, और एक लिखा था P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये 3 फॉर्मूला लिखे थे इलेक्ट्रिक पावर के। इसमें से जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, मतलब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो करेक्ट गलत हो जाएगा। तो एक सेकंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है आई आर स्क्वायर, ऐसा कोई पावर का फॉर्मूला नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, आई स्क्वायर आर है, आर आई स्क्वायर नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। तो ये सेकंड वाले का आंसर ऐसे सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड। फिर क्या था हमारा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने शायद बताया भी होगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेटिंग्स दी हुई है, रेटिंग्स मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और पावर दी हुई है 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हम उस पर 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे बल्ब के ऊपर, तो इतना पावर कंज्यूम करेगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि अगर वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट अप्लाई करे तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पावर P और V में रिलेशन रेटिंग वाले स्पेशल फॉर्मूला बताया हुआ हमने, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब मैं वोल्टेज चेंज करूंगा तो जो बल्ब जो बना हुआ है, ठीक है, वो बल्ब के फिलामेंट को चेंज नहीं करते हैं, बल्ब के फिलामेंट को चेंज नहीं करते, उसको इतने वोल्टेज में लगाओ या उतने वोल्टेज में लगाओ, फिलामेंट चेंज नहीं कर रहे, फिलामेंट चेंज नहीं कर रहे तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो R चेंज नहीं होगा, तो R यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो पहले वाले केस में हम ऐसे लिख देते P1 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन R, और दूसरे वाले केस में इसको V1 P1, इसको V2 P2 लिखते हैं, तो P2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय R। अब इसको डिवाइड करो P2 को P1 से, ठीक है, ये सिंपल तरीका सबसे इसको सॉल्व करने का। तो P2 वाला V2 स्क्वायर बाय R, P1 वाला V1 स्क्वायर बाय R, P2 अपॉन P1 किया तो ये अपॉन ये भी होगा साथ में। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, P2 का वैल्यू हमें निकालना है, P1 हमें दिया हुआ है 100, ये देखो R और R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो V2 का वैल्यू 110 और V1 का वैल्यू 220 और इनका स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, तो एक साथ लिख देंगे स्क्वायर को। तो P2 इक्वल्स टू 100 को ऊपर ले जाएंगे इधर, और देखो ये 110 से 220 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये 1/2 और उसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 और 100/4 ये आ जाएगा 25 वॉट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में एक ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला 25 वॉट, तो 25 वॉट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है 2 कंडक्टिंग वायर सेम मटेरियल, तो जैसे सेम मटेरियल आया तो रो का वैल्यू सेम रहेगा। जैसे दोनों कॉपर के बने हुए तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो सबसे पहले दिमाग में ऐसा आ जाना चाहिए कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ भी सेम दी हुई है, दोनों की लेंथ भी सेम है। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है इक्वल डायमीटर्स, और उनके डायमीटर्स भी सेम है। ठीक है, डायमीटर सेम होगी तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा। तो ऐसा हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर क्या दिया हुआ है, अब इनको सबसे पहले हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद पैरेलल में सेम पोटेंशियल के अक्रॉस
तो हीट जो प्रोड्यूस होगी उनका रेशियो बताना है। तो देखो रो भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ये भी सेम है, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा रो एल अपॉन ए होता है। तो तीनों वैल्यू सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो दोनों जो वायर्स हैं उनके रेजिस्टेंस सेम है, क्यों? क्योंकि ये सब वैल्यू सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो रेजिस्टेंस आर मान लो, ठीक है। पहले दोनों को सीरीज में लगाओ, सीरीज में लगाया आर और दूसरा भी क्या है आर, दोनों को सीरीज में लगाया और बैटरी का वोल्टेज V मान लेते हैं। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R और R 2R, टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 2R। अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी तो V इक्वल P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि V और R हमें दिया हुआ है तो V का वैल्यू तो V ही है, ठीक है। तो पावर पहले सीरीज वाली उसको ऐसा लिख लेते हैं, तो V स्क्वायर और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R, तो इस सीरीज वाली पावर आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, दूसरे वाले में हमें इनको पैरेलल में लगाना है। पहले सीरीज में लगाना है फिर पैरेलल में, तो दोनों को पैरेलल में लगाओ R और R को, वही सेम बैटरी के साथ, सेम वोल्टेज सोर्स लिखा हुआ है, बैटरी वही लगेगी। तो R और R कितना हो जाएगा हमारा, R और R हो जाएगा हमारा R बाय 2, बैटरी वही, ठीक है। तो पावर पैरेलल में कितनी V स्क्वायर अपॉन R, और R की वैल्यू क्या है R अपॉन 2, ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये 2V स्क्वायर बाय R। तो ये हमारा सीरीज वाला आ गया और ये पैरेलल वाला आ गया। अब इनसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, उसमें हीट का रेशियो, तो हीट निकाल ली हमने, ठीक है। तो वो हीट का रेशियो या टाइम का रेशियो, टाइम भी वही ले सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल, तो एक है पी वी स्क्वायर बाई 2R और दूसरा है 2V स्क्वायर बाय R। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V स्क्वायर कैंसिल, R कैंसिल, ये 2 और 2 4 बन जाएगा। तो जो रेशियो आएगा सीरीज और पैरेलल में वो 1:4 आएगा। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 1:4 वाला, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस के आंसर हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 12, जो होमवर्क में दिया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा वो। इसमें दिया हुआ है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, सब 10 वाट के बल्ब्स हैं। और हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो कितने बल्ब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अलाउएबल करंट है हमारे पास 5 एम्पियर। तो इस सीरीज में बल्ब लगाने हैं हमें, उनका नंबर बताना है कितने, 1 2 3, ऐसे अलग अलग बल्ब लगाना है, ठीक है। और ऐसे कितने बल्ब लगा सकते हैं सीरीज में 220 वोल्ट लाइन के साथ में। और जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकती है वो फ्लो हो सकती है यहाँ पर 5 एम्पियर की, ठीक है। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बल्ब लगे होते हैं तो इनकी जो पावर होती है P1 P2 P3, तो जो टोटल पावर निकलती है, टोटल पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी बल्ब लगे हुए हैं सबकी ऐड हो जाएगी। जैसे हमारे घरों में भी जो कनेक्शन होते हैं वो सब पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल में जैसे ट्यूबलाइट चल रही, फैन चल रही, तो सबकी हम टोटल पावर निकालेंगे, तो टोटल पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पैरेलल में पावर ऐड होती है, ठीक है, डायरेक्टली। तो
यहाँ पर भी क्या होगा, जितने भी बल्ब है सबकी पावर सेम है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है। सपोज n बल्ब कनेक्ट किए तो टोटल पावर हो जाएगी हमारे पास एन पी, पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी एन पी। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैक्सिमम करंट कितनी है 5 और वोल्टेज की वैल्यू भी। तो जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, पावर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास V इंटू आई करके। ठीक है, तो टोटल पावर यहाँ पर 220 इंटू 5, 220 इंटू 5, तो ये n और एक बल्ब की पावर 10 है, तो कितने बल्ब लगा सकते हैं हम, 220 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 10 और 10 कैंसिल, तो ये इनकी वैल्यू 110 बल्ब। इतने टोटल बल्ब हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं 10-10 वोल्ट के 220 वोल्ट सोर्स से, और मैक्सिमम अलाउबल करंट है 5 एम्पियर। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है हमें कि पैरेलल में टोटल पावर ऐड होती है, तो टोटल पावर हम एक बल्ब की पावर हमें कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, हमने P मान लिया यहाँ पर, तो टोटल पावर NP हो जाएगा, P की वैल्यू 10 रख देंगे। तो ये तो टोटल पावर हो गई, ये N क्या हो गया, नंबर ऑफ बल्ब्स हो गया, एक बल्ब की पावर 10 तो n बल्ब्स की n इंटू 10। और यहाँ से मैक्सिमम कितना पावर जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है हमारा, तो V का वैल्यू 220 इंटू 5, तो टोटल पावर हो गई जो यहाँ से सर्किट के अंदर जा रही है, तो वो 220 इंटू 5 हो जाएगी टोटल पावर। ठीक है, अब ये 10 n बल्ब्स की पावर के इक्वल है, तो n बल्ब्स की पावर इतनी है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे, इधर 10 को इधर ले आएंगे, तो नंबर ऑफ बल्ब्स हो जाएंगे हमारे 110 बल्ब्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक हॉट प्लेट है जो इलेक्ट्रिक ओवन से कनेक्टेड है और उसके पास 2 रेजिस्टेंस कॉइल है, ए और बी, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ए का भी और बी का भी कितना है 24 ओम। अब इसमें क्या है कि हम जो प्लेट है उसमें सिर्फ एक कॉइल को भी यूज में ले सकते हैं, दोनों कॉइल को सीरीज में भी यूज में ले सकते हैं, और दोनों कॉइल को पैरेलल में लगा के भी यूज में ले सकते हैं। तो 3 अलग अलग केसेस में हमें इसमें करंट की वैल्यू बतानी है। तो जो सोर्स की वैल्यू है 220 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले ए की कॉइल लगा रहे हैं, सपोज ए लगा रहे हैं या बी लगा रहे हैं, कोई भी एक कॉइल लगा दो। उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें कितना 24 ओम, और क्या बताना है हमें, करंट बताना है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, आई का वैल्यू फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में आई का वैल्यू हो जाएगा सिंपल V बाय आर 220 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो इसको 4 से कैंसिल कर लो, ये 55 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे और इसको 4 से कैंसिल करेंगे 6, तो 55 बाय 6, ये अप्रोक्स हो जाएगा 9.16 के आसपास एम्पियर। तो पहला वाले का आंसर। दूसरे में क्या कर रहे हैं, इनको दोनों कॉइल को सीरीज में लगा रहे हैं, तो ए को भी सीरीज में लगा रहे हैं और बी को भी सीरीज में लगा रहे हैं, ए को बी के साथ सीरीज में लगा रहे हैं। सोर्स वही रहेगा 220। अब सेकंड केस में करंट की वैल्यू बतानी है, I2 कितना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 24 48 हो जाएगा, तो I2 का वैल्यू हो जाएगा 220 डिवाइड बाय 48। फिर वही सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको उसे 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे एक्स्ट्रा, तो ये ऐसा दिखेगा 4.5 और 8 के आसपास। ठीक, और थर्ड वाले केस में क्या है, थर्ड वाले केस में दोनों को पैरेलल में लगाना है, पहले वाली कॉइल को और दूसरी वाली कॉइल को पैरेलल में। ये भी 24, ये भी 24, करंट की वैल्यू बतानी है पैरेलल में कितनी होगी, तो पैरेलल में ये 220 रहेगा, तो करंट इक्वल्स टू V बाय R, और R टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में 24 12। ठीक है, 24 बाय 2 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसी को जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अप्रॉक्स कितना दिखेगा हमें आंसर।
तो ये सिंगल कॉइल यूज में ले रहे हैं, जब सीरीज में यूज में ले रहे हैं, और जब पैरेलल में यूज में ले रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 वाला जो है हमारा वो है पावर को कंपेयर करना है 2 ओम रजिस्टर में कितना पावर यूज आ रहा है। जब हम 1 और 2 को सीरीज में लगा रहे हैं 6 वोल्ट बैटरी के साथ, तो सबसे पहले डायग्राम बना लो। 1 ओम 2 ओम 6 वोल्ट की बैटरी बना ली। अब 2 ओम में कितना पावर यूज में आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट निकालेंगे सर्किट की। सर्किट की करंट निकालना इजी है, कैसे I इक्वल्स टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 1 और 2 सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3, फिर 2 एम्पियर हमारा क्या आ गया करंट। अब इसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट होगा, तो उसको हम I स्क्वायर R से फाइंड कर सकते हैं। I जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर में कितना करंट फ्लो होगा, ये जो I जा रहा है इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा। कितना 2 एम्पियर, I का वैल्यू 2, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है R की वैल्यू 2, तो 2 4 into 2 8 वॉट। तो पहले वाले में 8 वॉट, और दूसरा वाला जो है इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 12 ओम और 2 ओम पैरेलल में। ये 12 ओम है, ये 2 ओम है, बैटरी लगाई है हमने 4 वोल्ट की। इसमें कितना पावर आएगा, तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं पावर। या तो तुम एक तो पहले वाला मेथड किससे, पहले इसमें करंट निकाल लो टोटल, फिर इसमें कितना जाएगा करंट उसको निकाल लो, और या फिर इसमें डायरेक्टली करंट की वैल्यू बता सकते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ। करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो इसमें करंट आ जाएगा हमारा कितना 2 एम्पियर। फिर कितना पावर डिसिपेट हो रहा है यहाँ पर 2 ओम में, कोई I स्क्वायर R, कितना I का वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये भी 8 वॉट ही आएगा। तो दोनों केसेस में 8 वॉट डिसिपेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 को देखते हैं। 2 लैंप्स, रेटिंग्स दी हुई है इनकी, ठीक है, और पैरेलल में लगे हुए हैं। तो कितना करंट ड्रॉ करेंगे वो, ठीक है। तो पहला वाला बल्ब है, हंड्रेड वॉट का, दूसरा वाला बल्ब है 60 वॉट का, ठीक है, और ये पैरेलल में लगे हुए हैं 220 वोल्ट की लाइन है। तो यहां से कितना करंट ड्रॉ करेंगे उसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल पावर ऐड कर देंगे, तो टोटल पावर 100 और 60 कितना हो जाएगा 160। तो टोटल पावर आ गई हमारी 160 वॉट। V का वैल्यू 220। अब हमें I निकालना है, तो P इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू I, तो I इक्वल्स टू P बाय V। इसका वैल्यू 160 220, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, 2 से ये 8 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, 8 बाई 11 एम्पियर। ये डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में आ जाएगा 0.727 एम्पियर। तो पैरेलल में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो डायरेक्टली 100 और 60 ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल पावर, टोटल वोल्टेज, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो उसको बता देंगे। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ कितना फ्लो हो रहा है, इसमें कितना जा रहा है करंट, वोल्टेज कितना है इस पर 220, पावर कितनी है 660, तो इसमें करंट की वैल्यू P बाय V 60/220। इसमें पूछता इसमें कितनी
तो I2 की वैल्यू बता देते, इसकी पावर अपॉन इसका वोल्टेज, कितनी करंट जाएगी, आ जाएगा सॉल्व। तो हमें यहाँ पे पूछा है लाइन में टोटल, तो वो आ जाएगा। वो चाहो तो तुम I1 I2 फाइंड करके उनको ऐड भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस वही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस मोर एनर्जी, एनर्जी बतानी है। ठीक है, 250 वाट का है टीवी, 1 घंटे से चल रहा है और टोस्टर 10 मिनट तक चल रहा है। तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारा पावर अपॉन पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल्स पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी पावर इंटू टाइम। तो पहले वाले केस में पावर दिया हुआ हमारा कितना 250, टाइम 1 आवर, तो ये देगा 250 वॉट इंटू आवर फर्स्ट वाले केस में, टीवी का पावर। सो ये एनर्जी, एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रही है टीवी। और फिर आ जाएगी हमारी एनर्जी किसकी, टोस्टर की। तो टोस्टर की एनर्जी, उसका पावर कितना है 1200 और 10 मिनट्स के लिए यूज में रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ हमने आर यूज में लिया है 1 आवर, और हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 60, तो ये 1/6 आवर्स। तो टाइम यहाँ पर जो होगा टी का वैल्यू 1/6 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 200 वॉट इंटू आवर। तो टीवी यूज में ले रही है कितना 250 वॉट इंटू आवर एनर्जी कंज्यूम कर रही है, और ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है 200 वॉट इंटू आवर। तो किसका ज्यादा है, तो यहाँ से पता चल रहा है 250 ज्यादा होता है, मतलब टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है किससे, टोस्टर से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। में क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका 8 ओम। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई है उनको लिख लो। करंट ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर, आई का वैल्यू 15, और टाइम भी दिया हुआ है 2 आवर्स। हमें रेट बतानी, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो रेट ऑफ हीट, तो रेट ऑफ हीट का मतलब होता है, क्या होता है रेट ऑफ हीट, मतलब पावर। सिंपल हीट बोलता तो हम हीट एनर्जी निकाल लेते, वो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी से, ये फॉर्मूला होता है हीट का हमारा। पर रेट ऑफ हीट निकालनी, तो रेट ऑफ हीट मतलब पावर होती है, पावर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे आई स्क्वायर आर। तो पावर निकालनी है हमें यहाँ पे, तो पावर निकाल लेंगे, आई का वैल्यू 15, उसका स्क्वायर और आर 8, ये 225 इंटू 8। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1800 वॉट के आसपास आंसर मिलेगा हमारा। तो ये रेट ऑफ हीट हो जाएगा डेवलप्ड इन द हीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस भी हाई होता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है तब भी ये मेल्ट नहीं होता, इसलिए हम टंगस्टन को यूज में लेते हैं। ठीक है, why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster made of an alloy rather than pure metal। तो प्योर मेटल की जगह हम एलॉय को क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है एलॉय का, या रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की, वो ज्यादा होती है किससे, मेटल से। तो रेजिस्टिविटी वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रेजिस्टिविटी जो एलॉयज की होती है वो ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा एलॉयज का। ठीक है, और मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सेकंड वाले का। फिर है व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। तो हम घरों में जो यूज में लेते हैं कनेक्शन तो पैरेलल में होता है। पैरेलल लगाने के क्या क्या फायदे हैं, एक तो जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट आते हैं उनकी फिक्स रेटिंग जो होती है वो ऐसे होती है, जैसे बल्ब इतना, फैन 220 वोल्ट। ठीक है, टीवी लगाओगे जैसे मान लो 200 वाट का टीवी है तुम्हारा,
तो वो भी इतना ही 220 वोल्ट। मान लो फ्रिज यूज में ले रहे हैं 250 वाट का सपोज फ्रिज है तुम्हारा, तो भी 220 वोल्ट। तो सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेटिंग्स वाला जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम किस में रहता है? पैरेलल में जब हम लगाएंगे, पैरेलल में जब हम लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस पर तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं पैरेलल में? और क्या फायदा होता है कि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्विच यूज में रह सकते हैं। जैसे मान लो ये बल्ब लगाया तुमने, तो बल्ब के लिए अलग स्विच लगा देंगे। स्विच मतलब जो तुम ऑन ऑफ करते हो, जैसे ट्यूबलाइट चालू करनी, बल्ब चालू करना है तो स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन ये ऐसे इस तरह से। टीवी चलानी है तुम्हें, ठीक है, तो उसका अलग स्विच हो गया तुम्हारे पास। तुम्हें एसी चलाना है तो एसी का अलग स्विच हो गया तुम्हारे पास। इसमें हम सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्विच यूज में रह सकते हैं, ठीक है। सीरीज में नहीं कर सकते। सीरीज में अगर मैं लगाऊंगा टीवी, एसी सब लगा दिए मैंने सीरीज में, क्या होगा? यहां लगाओ स्विच, यहां लगाओ, यहां लगाओ। अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूंगा तीनों ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट बंद हो जाएगी, सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगी। ठीक, ऑन कर दूंगा तो तीनों एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो मुझे तो एक ही चीज, मुझे तो टीवी देखनी, बल्ब का काम नहीं है अभी, तो टीवी ऑन होनी चाहिए बस। बल्ब और एसी नहीं चलना चाहिए। ये खाली एसी ऑन करना है तो ये दोनों नहीं चलने चाहिए। तो यहाँ पर हम सेपरेट सेपरेट स्विचेस यूज में नहीं ले सकते। तो सीरीज में हम सेपरेट स्विच यूज में नहीं ले सकते, पैरेलल में सेपरेट स्विच यूज में ले सकते हैं। और क्या है तो इनमें क्या, मान लो जैसे सीरीज की बात करें तो सीरीज में हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया, मतलब वायर ब्रेक हो गया। तो जैसे ही वायर ब्रेक होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा पूरा, आगे करंट ही नहीं जाएगी। करंट नहीं जाएगी तो कोई भी ये टीवी ना चलेगा, ना ही एसी चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसका एग्जांपल है, तो तुम दिवाली पे तुम झालर जो लगाते हो घर के बाहर, तो मुझे बल्ब जो लगे होते हैं वो बल्ब सारे सीरीज में लगे होते हैं। जैसे रेड कलर के बल्ब तो रेड 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 सारे सीरीज में रहेंगे, ग्रीन वाले बल्ब सारे ग्रीन 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 सीरीज में रहेंगे, ब्लू वाले सारे ब्लू ब्लू वाले सीरीज में रहेंगे। मान लो एक भी रेड खराब हो गया, नहीं चल रहा, तो एक भी रेड नहीं चलेगा फिर उसमें से। तो जो पूरी लाइन होगी उस झालर में एक भी रेड वाला बल्ब नहीं जलेगा। एक भी ग्रीन वाला बल्ब खराब हो गया तो बाकी ग्रीन वाले सारे बंद हो जाएंगे। अगर तुमने ध्यान दिया होगा दिवाली पर कोई भी एक बल्ब को तुम तोड़ दो, खराब कर दो, उसको खराब कर दो, तो बाकी उस कलर के कोई भी बल्ब नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में। ऐसे ही अगर मान लो हमारे टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ना तो एसी चलेगा, ना बल्ब चलेगा, ना फैन चलेगा, जो भी सीरीज में लगे हो कुछ नहीं चलेगा, सारे घर की लाइट बंद, कोई भी एक चीज खराब हुई। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर तुम्हारा बल्ब खराब हो जाता है तो इनमें करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा और ये चलते रहेंगे। तो दो फायदे क्या हो गए? एक तो सेपरेट स्विचेस यूज में ले सकते हैं सबके लिए, और अगर पैरेलल में कोई भी एक इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो बाकी पे कोई ऐसा नहीं होता, वो बाकी वैसा क्या वैसे ही चलते रहते हैं। और अगर सीरीज में लगा देंगे तो सेपरेट स्विच नहीं लगा सकते, एक खराब हो गया तो बाकी भी नहीं चलेंगे, तो ये नुकसान है सीरीज का। इसलिए सीरीज में नहीं लगाते घरों में, सब पैरेलल में लगे होते हैं। फिर है हमारा डी वाला, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो जो थिक वायर होता है हमारा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो थिन वायर होगा, पतला वायर, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, तो R1 का वैल्यू ज्यादा होगा R2 से। पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम। फिर है लास्ट, वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज में लेते हैं? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ठीक है, वो बहुत कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? सिल्वर की। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, पर महंगा आता है इसलिए यूज में नहीं लेते। तो कॉपर और एल्यूमिनियम सस्ते पड़ते हैं हमारे, तो कॉपर को और एल्यूमिनियम को हम यूज में लेते हैं ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम होगी तो जो हमारा हीट लॉस जो होगा, एनर्जी लॉस,
ठीक है, रेजिस्टेंस कम है तो जो लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्जन बहुत कम हो जाएगा और एनर्जी लॉस नहीं होगा, बहुत कम होगा, इसलिए हम इनको यूज में लेते हैं। इनकी जगह अगर तुम ज्यादा रेजिस्टिविटी यूज में लेते हो तो जो वायर है वो वायर ही गर्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वहीं लॉस हो जाएगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज्यादा आएगा फिर, तो इसलिए हमको यूज में नहीं लेंगे हम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम हमारा क्वेश्चन पेपर। तो टोटल 60 क्वेश्चंस थे इसमें। एक था इसमें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड 1 एम्पियर करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले क्लास में। N/T, इसमें N/T का वैल्यू हमें निकालना था, I/E, इसका वैल्यू 1.6 10⁻19, तो ये आंसर आ गया था हमारा 6.25 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड 1 एम्पियर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था, I = Q/T होता है, तो Q = क्या होगा, I × T, फिर इसकी यूनिट तो 1 कूलम को लिख सकते हैं हम, इस करंट का यूनिट एम्पियर और इसका सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 कूलम की वैल्यू एम्पियर इनटू सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी है वो अनदर बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, चार्ज ऑन द अदर बॉडी मस्ट बी। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज बॉडी है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके सामने अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी रख दूंगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है मेरे पास और उसके सामने मैंने पॉजिटिवली चार्ज रख दिया, तभी अट्रैक्शन होगा। और इसके अलावा एक और क्या है कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो, उसके सामने मैंने अगर अनचार्ज को भी रख दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन है। ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, और फिर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन मेटल, मेटल के अंदर करंट कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, करता है मतलब तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फोर्थ का आंसर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, आई करंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टी टाइम है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो N/T, तो N की वैल्यू बतानी है, तो N = क्या हो जाएगा, I/T/E, तो ये इसका आंसर हो जाएगा I/T/E। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, किसी भी वायर में करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, तो ये हम नॉर्मली बनाते हैं। तो एक तो होता है वो कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं ऐसे फ्लो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट होता है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन है इसमें, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये सही हो जाएगा। फिर है, when the temperature of metallic conductor increases, its resistance always increases, तो अगर हम मेटलिक वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो किस पर डिपेंड करता है, रो डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, तो इसमें आ जाएगा इट्स मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर एक क्वेश्चन था यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हम लिखी थी ओम इनटू मीटर होती है। फिर लिखा था हमने अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हमने n पार्ट्स में कट किया और उन सबको पैरेलल में लगा दिया, तो n पार्ट्स में कट किया तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/N। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे पहले, 4 पार्ट्स में कट किया था और एक क्वेश्चन भी दिया था हमने
कि उनको 5 पार्ट्स में अगर कट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे n पार्ट्स हो गए टोटल, सबको पैरेलल में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट किसी एक का वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल n पार्ट्स है, तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये r बाई n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तुम चाहो तो फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो n की वैल्यू 4 रख देंगे, तो r बाय 4 का स्क्वायर 16, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो n की वैल्यू 5 रख देंगे, r बाय 5 का स्क्वायर मतलब 25, r बाय 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, a piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 degree, 180 डिग्री से बेंड कर रहे हैं मिडिल से। तो एक वायर है ऐसे, इसकी टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है, मिड से पकड़ लिया और इसको ऐसे बेंड करके ट्विस्ट कर दिया, तो ये इसको घुमा कर इधर ले आए हम और इसको ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, ठीक है, मिला दिया। तो ये नीचे वाला जो लेंथ है इसका भी रेजिस्टेंस 4 ओम और ऊपर वाला उसका भी रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये ऐसे मिला दिया, मतलब ये दोनों हमने किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो चाहो तो तुम इसको ऐसा बना सकते हो, 4 ओम और 4 ओम किस में लगा दिए तुमने, पैरेलल में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पूरे का रेजिस्टेंस 4 ओम है, पूरे का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो आधे का कितना होगा 2 ओम और इसका भी 2 ओम होगा, तो मिड से जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी 2 ओम होगा और ये भी 2 ओम होगा, क्योंकि पूरे का कितना है 4 है, आधे का 2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से घुमा कर इधर मिलाया, 2 किस में, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट 1 ओम, तो इसका आंसर 1 ओम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ईच ऑफ 8 ओम आर कनेक्टेड टू अ ट्रायंगल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स, 3 रेजिस्टेंस है, ट्रायंगल की फॉर्म में इनको हमने कनेक्ट किया है, तो एक ट्रायंगल बना लो, ये भी 8 ओम, ये वाला भी 8 ओम और ये वाला भी 8 ओम, तो कोई भी 2 कॉर्नर के बीच का इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो इनके बीच में बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में मिलेंगे मुझे ऊपर वाले, तो 8 और 8 सीरीज में, तो ऊपर बन जाएगा टोटल 16, तो ऊपर वाला हो गया 16 ओम, नीचे वाला 8 और पैरेलल में, और जस्ट डबल है, जस्ट डबल पे है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं बड़े वाले को, इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 16/3, तो 12 का आंसर 16/3 हो जाएगा। इसके बाद है, इन हाउ मेनी पार्ट्स a wire of 100 ohm to be connected so that its resistance is 1 ohm, ठीक है। तो एक 100 ओम का एक वायर है, ठीक है, उसको हमें कट करना है पहले और उन सबको पैरेलल में लगाना है, तो कितने पार्ट्स में कट करेंगे, तो सेम क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले हमने किया, आर इक्विवेलेंट आया था हमारा r बाई एन स्क्वायर, क्या आया था r बाई एन स्क्वायर, तो इक्विवेलेंट जो आना चाहिए वो 1 ओम आना चाहिए, टोटल कितना है 100 ओम का वायर है, नंबर ऑफ कट्स कितने पार्ट्स में कट करना है, एन स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो उसको कितने पार्ट्स में हम कट करेंगे 10 पार्ट्स में। तो किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट था तो इसका आंसर ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 10 पार्ट्स में अगर हम कट करेंगे, फिर उन 10 पार्ट्स में कट किया तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा, 100/10, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। अब 10 10 10 को हम किस में लगाएंगे, पैरेलल में, 10 टाइम्स की टोटल 10 बनेंगे ऐसे, तो 10 10 ओम को हम लगाएंगे तो 10/10, तो इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, तो 10 पार्ट्स हो जाएंगे इसका आंसर। 14th वाला था, एक ऐसा ए और सी दिया हुआ है हमें, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है ए और सी के बीच में, डायग्राम बना लेते हैं पहले, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ पर 2R, ये ए और ये सी, तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो है वो इसमें सीरीज में, तो R और R 2R हो जाएगा,
ये भी सीरीज में आर और आर 2r हो जाएगा। तो इसकी इन दोनों को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2r से, इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, 2r से। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये तीनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो तीनों जो हैं ये पैरेलल में है। तो 2r पैरेलल में, किसी एक को लिखेंगे और उनका नंबर काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2r/3 हमारा आंसर हो जाएगा इसका 14 का। फिर है हमारा एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है और 220 वोल्ट में इनका कनेक्टेड, रेजिस्टेंस बताना है, सिंपल है तो बहुत। R इक्वल्स टू V/I 220 डिवाइड बाय 4, सॉल्व कर लो इसको, तो ये 5 और 5 55 ओम, 15 का आंसर 16। For which of the following substance does resistance decrease with increase in temperature? तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो जो हमारे कंडक्टर जो होते हैं मेटल्स को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसमें सारे एलॉयज आते हैं। तो कॉपर भी एलॉय है, तो ये आंसर नहीं होगा। मरकरी है, प्लेटिनम है, तो ये सब मेटल है, मरकरी प्लेटिनम। तो इन सबको अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बचा इसमें ऑप्शन में कार्बन, ठीक है, तो कार्बन जो है सेमीकंडक्टर वाली लाइन में आता है, तो इसमें हम इसको एक्चुअल में तो ये इंसुलेटर होता है, ठीक है, जैसे डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, और इसी का जो एक होता है हमारा ग्रेफाइट, भी कार्बन ही है, वो कंडक्टर होता है। तो कार्बन में क्या है, कार्बन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कार्बन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा इसका, कार्बन का। तो इसमें कार्बन वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम एट अ नेगेटिव पोटेंशियल टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल। फिर है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर नेगेटिव पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर नेगेटिव पोटेंशियल। और फिर है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल टू अ हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ऑप्शन जो है वो सही है। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वो लो वाले पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से, कोई भी पॉइंट है लो पोटेंशियल पर है और दूसरा पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पर है, तो हमेशा लो से हाई की तरफ फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बैटरी की भी बात करें, ऐसे हम लगाएंगे तो यहाँ लो पोटेंशियल होता है, यहाँ हाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे तो करंट ऐसे जाएगी, ठीक। अब इसमें लो और हाई तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ये 5 ये 10, तो ये लो और हाई हुआ, ये -5, ठीक है, ये +10, तब ये लो और ये हाई हुआ। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, पहला है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर दूसरा है हायर नेगेटिव, मतलब इसको कर दिया मैंने -15 और इसको कर दिया -10। तो हायर नेगेटिव मतलब ये कम है, ये वाला वैल्यू कम है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है। -10 ज्यादा होता है किससे, -15 से, तो ये ज्यादा है, हाई है, और ये लोअर, तो फिर इधर जाएगा, तो ये भी सही है। फिर है हमारा लोअर पॉजिटिव से हायर पॉजिटिव, लोअर पॉजिटिव मतलब 5, हायर पॉजिटिव मतलब 10, तब भी ऐसे ही जाएगा। तीनों सही है, मतलब डी वाला आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव 17, मतलब जो क्वेश्चन 1 था इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा चार्ज की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, करंट बताना है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, चार्ज 12Nc ऐसा लिखा हुआ है, तो ये n मतलब नैनो होता है, नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है -9, ठीक है। जैसे हमारा होता है सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 होता है, मिलीमीटर लिखा हुआ है 10⁻³ होता है, मिली का मतलब, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोमीटर अगर लिखा हुआ है तो माइक्रो मतलब -6 होता है। ऐसे नैनो लिखा हुआ है तो नैनो का मतलब -9 होता है, नैनो मतलब -9, 10⁻⁻, माइक्रो मतलब ये, सेंटी मतलब ये, मिली मतलब ये। और टाइम दिया हुआ है हमें क्या, 50 मिली सेकेंड, तो मिली मतलब
10⁻³ क्या निकालना है? करंट होता है Q/T, Q का वैल्यू और ये 50 10⁻³ तो देखो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो 12 इंटू -9 + 3 डिवाइड बाय 50 से इसको डिवाइड कर दो, आएगा 0.24, ठीक। और ये -9 और +3 -6 हो जाएगा, या फिर इसको लिख देंगे हम 2.4, डेसिमल को दिलाएंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी -7, तो 2.4 10⁻⁷ वाला आंसर हो जाएगा इसमें, या अप्रॉक्स 2.5, ठीक है। तो 2.5 वाला इंटू 10⁻⁷ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ठीक है, इसमें है करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट, ये सब वैल्यू हमें दी हुई है। पूछा क्या है, कितने चार्ज Q की वैल्यू पूछी है, तो Q I और T में रिलेशन होता है हमारा, Q = I × T, 5 और ये 4 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉल्व कर लो। 5 × 4 20, 20 × 60 कितना हो जाएगा, 1200 कूलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिवन पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R है। अब इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं हाफ रेडियस तक, तो जो स्ट्रेच करते हैं तो इसके लिए स्पेशली हमने फॉर्मूला लिखा था स्ट्रेचिंग की वाला, R जो होता है वो R⁴ के प्रोपोर्शनल होता है जब स्ट्रेच करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, स्ट्रेच करते हैं तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस को, इसको रेडियस को क्या कर रहे हैं हम, 1/2 कर रहे हैं, तो देखो 2 का जो पावर 4 बनेगा, तो 2 का पावर 4 कहाँ जाएगा, ऊपर 16, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स जाएगा, 16R हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हो गया हमारा नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑफ गिवन वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, शेप पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। फिर क्वेश्चन, करंट ड्रॉ कर रहे हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक बल्ब से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने 16 सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो फॉर्मूला वही है हमारा, I = NE/T, N का वैल्यू IT/E, I का वैल्यू है 1, टाइम है हमारा 16 और ये है 1.6 10⁻⁻⁹, तो ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻⁹, तो 10⁻20 हो जाएगा हमारा आंसर, तो 10⁻20 वाला सही हो जाएगा। फिर है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5, तो 1/5 के ओम के रेजिस्टेंस है 5 टोटल, तो इसे मैक्सिमम, तो जब भी हमें मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे सीरीज में, तो 1/5 1/5 1/5 और 1/5 को सीरीज में लगा दो, तो सीरीज में लगाने पर ही मैक्सिमम मिलेगा, तो 1/5 सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/5, दैट मींस 1 ओम, तो 1/5 के 5 रेजिस्टेंसेस है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम हमेशा मिलेगा सीरीज में लगाएंगे सभी को, अगर मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए सबको पैरेलल में लगाओगे तो मिनिमम मिल जाएगा, तो ये मैक्सिमम मिनिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम मिलेगा सीरीज से, मिनिमम मिलेगा पैरेलल से रेजिस्टेंस। फिर यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर V × I होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो नॉर्मल जो SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट तो वोल्ट होती है, वॉट, सॉरी
अब 1 वोल्ट को चाहो तो तुम यहाँ पर इसकी यूनिट को लिख सकते हो 1 वोल्ट और करंट की यूनिट को 1 एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन है पहला वाला वोल्ट इंटू एम्पियर, तो एक ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो है किलोवाट आवर, तो ये एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। वॉट इंटू सेकेंड ये कुछ बनता ही नहीं, वॉट इंटू सेकेंड, सो ये भी एनर्जी का ही है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो ये वॉट इंटू सेकेंड, तो ये भी एनर्जी का ही होगा। किलोवाट आवर भी एनर्जी का होगा। और जूल इंटू सेकेंड, तो जूल इंटू सेकेंड पावर का यूनिट नहीं होता है, तो सिर्फ क्या आंसर हो जाएगा इसमें, वोल्ट इंटू एम्पियर वाला। फिर है एक सिलेंड्रिकल वायर है, कंडक्टर है, लेंथ L है उसकी, क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है, तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला रो L बाई A ये होता है हमारा। अनदर कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस भी R है और जो लेंथ है उसकी वो 2L है। क्रॉस सेक्शन बताना है, तो देखो इसका रेजिस्टेंस इक्वल है, इसका क्रॉस सेक्शन हमें बताना है। क्रॉस सेक्शन क्या होगा सेकंड वाले का, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो रो L अपॉन A, इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम है, रो लेंथ 2L अपॉन इसका हमें एरिया बताना है, तो कैंसिल, तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A। तो लेंथ डबल करी तो क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर देंगे, तो रेजिस्टेंस सेम मिलेगा, तो उसका क्रॉस सेक्शन 2A होगा। फिर क्वेश्चन है इसमें करंट है 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हीट डिसिपेट होगी वो कितने टाइम पे रहेगी। तो देखो किसी रेजिस्टेंस से हीट डिसिपेट हो रही है, तो पावर का फॉर्मूला I²R, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये भी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। तो पहले करंट I मान लेते हैं। अब करंट को कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 100% से इंक्रीज करना, मतलब उतना ही बढ़ाना, मतलब डबल हो जाएगी करंट। करंट क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। 100% से इंक्रीज करना, तो I का 100% I होता है, तो I से इंक्रीज करना मतलब 2I हो जाएगा। तो देखो पहले पावर था I²R, अब बाद में पावर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2I रख देंगे, क्या हो जाएगा 4I²R। तो पहले पावर I²R था, बाद में 4I² आ गया, तो कितना बढ़ गया पावर पहले की कंपैरिजन में। तो पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया 3I², 3 टाइम्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया 3 टाइम्स, I²R से 4I²R हो गया, मतलब बढ़ा कितना, बढ़ा 3 टाइम्स बढ़ गया। 3 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या होता है परसेंटेज में 300। देखो डबल होना, I से 2I हुआ, बढ़ा कितना I से बढ़ गया, I मतलब I का I मतलब 100%, और 3 टाइम्स बढ़ रहा है मतलब 300%। तो यहाँ पे कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, ये 300% से बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर 300% आएगा। फिर द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी चेंज कब होगी, तो मटेरियल को चेंज करेंगे, तो मटेरियल चेंज करेंगे, ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी चेंज होगी। टेम्परेचर से भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। शेप को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। शेप को चाहो तुम सिलेंड्रिकल बनाओ, ठीक है, उसको चाहो तो गोल घुमा दो या रेक्टेंगुलर शेप दे दो, तो उससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। तो इसमें आंसर आ जाएगा द शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। फिर एक क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें दो रेजिस्टर 2 ओम 4 ओम के 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो 4 ओम में 5 सेकंड में कितना हीट डिसिपेट होगा, डी हीट निकालना है इसमें। तो पहले डायग्राम बना लो, सबसे पहले 2 ओम और 4 ओम को सीरीज में लगा दो, बैटरी लगा दो, कितना है 6 वोल्ट का। करंट निकाल लो, करंट कितना जा रहा होगा टोटल यहाँ से, तो V बाय R, V का वैल्यू 6 और R भी 6 हो जाएगा। 2 और 4 सीरीज में 6, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो है। हमें हीट निकालना है किसमें, 4 ओम में कितना हीट, तो यहाँ पर कितना हीट डिसिपेट होगा, तो यहाँ पे भी I करंट ही जाएगा 4 में भी, तो कितना हीट डिसिपेट होगा 4 ओम में, तो फॉर्मूला होता है I²RT, I² 4 और टाइम दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे, 20 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो भी है उसका आंसर हमारा 20 जूल हो जाएगा, वॉट नहीं सॉरी जूल, गलत लिख दिया मैंने, एनर्जी निकाल रहे तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रिक केटल है, उसका पावर दिया हुआ है कितना कंज्यूम कर रही है, तो 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000 होता है ना। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट पर। फ्यूज वायर की रेटिंग क्या होगी, फ्यूज वायर मतलब मैक्सिमम कितनी करंट अलाउ कर सकता है इलेक्ट्रिक केटल। तो इलेक्ट्रिक केटल मान लो 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया, 1000 वॉट इसका है। तो ये जो फ्यूज वायर लगाएंगे मान लो, तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, कितनी रेटिंग है। तो ये मैक्सिमम अलाउेबल करंट होती है यहाँ पर, मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है। तो करंट P/V, P का वैल्यू 1000 डिवाइड बाई 220, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये 2 से कैंसिल 50/11, तो ये आ जाएगा 4 ठीक है 5 के आसपास। तो अप्रोक्स हम 5 एम्पियर बोल देंगे, मैक्सिमम अलाउबल करंट 5 एम्पियर बोल सकते हैं। नहीं 5 गलत लिख दिया हमने, ठीक है 5 पे तो खराब ही हो जाएगा। जैसे 4.5 ये हमारा क्या है, मैक्सिमम अलाउबल करंट है। तो इससे जैसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, इससे जैसे ज्यादा करंट फ्लो होगा वो फ्यूज हो जाएगा वायर। तो फ्यूज हो जाएगा वायर, तो इससे ज्यादा करंट को फ्लो होने से रोकना है। तो इससे ज्यादा करंट देखो तो 4.5 एम्पियर से ज्यादा करंट देखते हैं, 4.5 से ज्यादा एम्पियर किसमें, 5 वाले में। तो जैसे 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा ये फ्यूज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, फ्यूज। ठीक है 4.5 तक नहीं होगा फ्यूज, 4.5 तक फ्यूज नहीं करना है। और जैसे 4.5 से ज्यादा होगा तो उससे फ्यूज हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम कितना 5 एम्पियर वाला लगा देता हूँ यहाँ पर। तो 5 एम्पियर वाला फ्यूज लगाऊंगा, तो जैसे करंट ज्यादा जाएगी वो फ्यूज हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर 5 एम्पियर आ जाएगा हमारा। फिर 2 resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have same current flowing through them when connected in parallel, same current flowing through them when connected in series। तो same current किसमें फ्लो होता है, जब सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, बाकी नहीं होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आ जाएंगे। ठीक है इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है, एक टॉपिक है मतलब एक्स्ट्रा है, वो स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, उसको देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को भी कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब बल्ब को सीरीज में लगाएंगे। ठीक है तो एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब जितने भी लगाने तुम्हें उनको सबको सीरीज में लगा दो। इसका पावर P1, इसका पावर P2, ये लगा दे सीरीज में। तो जैसे घरों में तुम झालर लगाते दिवाली पे, तो वो सारे बल्ब सीरीज में लगे होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो टोटल पावर होती है हमारी, टोटल पावर हो जाएगी 1/P, इसमें रेसिप्रोकल ऐड करेंगे। और भी बल्ब लगे हुए तो 1/P3, 1/P4, 1/P5 ऐसे। If n bulbs are connected, n bulbs of power P, सबकी पावर सेम है, are connected in series, then total power, तो यहाँ रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो रेसिप्रोकल टोटल पावर हो जाएगी P/N। जैसे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं पैरेलल में, वैसे यहाँ पर बल्ब का सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल पावर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है तो जैसे बहुत सारे बल्ब लगाते हैं हम झालर के अंदर, तो उनमें अगर रात भर दिन भर चलाते जाओगे तब भी पावर कंजप्शन बहुत ही कम होगा उसके अंदर, और उनका जो ब्राइटनेस होती है वो भी कम होती है, उसके उजाले में तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है क्योंकि पावर कंजप्शन वहां पर बहुत कम हो रहा है। और क्या होता है उसमें, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान कर सकते हैं, सीरीज में जो होता है ब्राइटनेस जो होती है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस का मतलब है जिसको जला रहे हैं हम तो कितना
लाइट उससे निकल रही है, कितना उजाला कर रहा है वो जलाने पर। थोड़ा इधर देख लेते हैं। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर ऑफ बल्ब के। ये होगा सीरीज में अगर लगाएंगे, ठीक है। तो सीरीज में लगा दिया हमने, 40 वाट का बल्ब लगा दिया, 60 वाट का लगा दिया, 100 वाट का लगा दिया, तीन अलग अलग लगा दिया, एक 40 वाट का, एक 60 का और एक 100 का। तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी जिसकी पावर सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा चमकेगा। उसके बाद ये, और सबसे कम ये चमकेगा। ये सब सीरीज में होगा, ध्यान रखना। किसमें? सीरीज में। दूसरा है इसमें पैरेलल। पैरेलल में उल्टा होता है, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो होती है वो पावर ऑफ बल्ब के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट का तीन अलग अलग बल्ब लगा रखे, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकेगा, मतलब 100 वाट ज्यादा। तो जो घरों में हम लगाते हैं, घरों में पैरेलल में लगाते हैं, तो 100 वाट से ज्यादा हमें ब्राइटनेस मिलती है, ज्यादा लाइट मिलेगी। 40 वाट से कम ब्राइटनेस होगी। तो ये पैरेलल वाला, ठीक है, सीरीज में उल्टा होगा। और इसमें भी टोटल पावर देख लेते हैं। टोटल पावर वैसे हम लिख चुके हैं पैरेलल में पहले भी। तो जैसे बल्ब जो लगे हुए हैं पैरेलल में लगे हुए हैं हमारे, इसकी पावर P1, इसकी P2 और भी लगा दो P3, P4, तो टोटल पावर वो ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो जितने भी पैरेलल में डिवाइसेस लगे हुए हैं सबकी पावर हम ऐड कर देते हैं, टोटल पावर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी डाल देते हैं इफ n bulbs of power P are connected in parallel, then total power सबकी ऐड कर देंगे, P, तो टोटल पावर हो जाएगा हमारे पास n टाइम्स P, NP हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा तुम ध्यान रख सकते हो इनको भी, फार्मूलाज को। तो ये चैप्टर हो गया, हमने एक्सरसाइज भी कर ली और क्वेश्चन पेपर जो उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके जो जितने भी तुम क्वेश्चंस रेफरेंस से करना चाहो, कहीं और से क्वेश्चन करना चाहो, तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। और जो भी तुम्हें लेक्चर्स में डाउट आते हैं या क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में, तो हमें पता चल जाएगा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।